राजस्थान में मानसून पूरी मेहरबानी के साथ बरस रहा है, जिससे लोगों को अब परेशानी होने लगी है। पूर्व से लेकर पश्चिम तक के इलाकों में लगातार हो रही बारिश के कारण आधे से ज्यादा इलाके जलमग्न हो गए हैं, जिससे लोगों को अपने रोजमर्रा के काम करने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। करौली जिले में गुरुवार शाम हुई आधे घंटे की मूसलाधार बारिश ने शहर की सड़कों को नदियों में बदल दिया। वहीं निचले इलाकों में घुटनों तक पानी भर गया, जिससे लोगों का जीना मुश्किल हो गया। राज्य के कई जिलों में लगातार ऐसे ही हालात देखने को मिल रहे हैं। मौसम विभाग ने राजस्थान के 6 जिलों में बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है और 9 में ऑरेंज और 8 में येलो अलर्ट है। पिछले 24 घंटे के दौरान पाली, सवाई माधोपुर, हनुमानगढ़, गंगानगर, जोधपुर, करौली, झालावाड़, बारा, चूरू, झुंझुनू, दौसा समेत कई जिलों में हल्की से मध्यम और कहीं कहीं भारी बारिश हुई। जैसलमेर, बाड़मेर के एरिया में दिन में मौसम साफ रहा, जिससे यहां उमस और गर्मी रही। लेकिन देर शाम को जैसलमेर में भी मौसम बदलने और बादल छाने के बाद कई इलाकों में तेज बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान में इस मानसून सीजन में अब तक औसत से 116% ज्यादा बरसात हो चुकी है। राज्य में 1 जून से 16 जुलाई तक औसत बरसात 125.6 mm होती है, जबकि इस सीजन में अब तक कुल 271.9 mm बरसात हो चुकी है। मौसम विभाग द्वारा जारी डेली डार्ट रिपोर्ट के अनुसार गुरुवार को पूर्वी राज्य में कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई। कोटा के रामगंज मंडी में सर्वाधिक 186.0 मिमी वर्षा दर्ज की गई। तापमान की बात करें तो राज्य में सर्वाधिक अधिकतम तापमान जैसलमेर में 38.0 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान सिरोही में 21.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दर्ज प्रेक्षण के अनुसार राज्य के अधिकांश भागों में हवा में आर्द्रता की औसत मात्रा 70 से 100% के मध्य दर्ज की गई। मौसम विभाग की फोरकास्ट रिपोर्ट के अनुसार गुरुवार को अजमेर में 24.3 डिग्री, अलवर में 25.4 डिग्री, जयपुर में 26.0 डिग्री, पिलानी में 25.6 डिग्री, सीकर में 26.0 डिग्री, कोटा में 26.9 डिग्री, चित्तौड़गढ़ में 24.7 डिग्री, बाड़मेर 28.4 डिग्री, जैसलमेर में 28.0 डिग्री, जोधपुर में 26.2 डिग्री, बीकानेर में 27.4 डिग्री, चूरू में 27.3 डिग्री और श्री गंगानगर में 27.6 डिग्री, नागौर में 24.9 डिग्री, डूंगरपुर में 25.4 डिग्री, जालौर में 27.3 डिग्री, सिरोही में 21.0 डिग्री और दौसा में 26.5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का सिस्टम और तेज होकर डिप्रेशन में बदल गया है। इसका असर शुक्रवार से राजस्थान में देखने को मिलेगा। इस सिस्टम के असर से कोटा, अजमेर, जोधपुर और उदयपुर संभाग के कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। ये सिस्टम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश से आगे बढ़ते हुए राजस्थान में आया है। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने शुक्रवार को राजस्थान के 6 जिलों में बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। 9 जिलों में ऑरेंज और 8 जिलों में येलो अलर्ट है। राजस्थान पुलिस अब अपराधियों पर लगातार नकेल कस रही है। इसी बीच उन्होंने 15 और 16 जुलाई को पूरे राज्य में अपराध रोकने और लोगों को सुरक्षित माहौल देने के लिए बड़ा अभियान चलाया। पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा के निर्देश और अतिरिक्त महानिदेशक विशाल बंसल की देखरेख में इस विशेष नाकाबंदी में 1519 जगहों पर सख्ती से जांच की गई। इस दौरान 80,000 से ज्यादा दोपहिया और 4 पहिया वाहनों की जांच हुई। पुलिस ने मोटर वाहन अधिनियम के तहत 3,637 वाहन जब्त किए और 2,428 चालान किए। इसके अलावा सीआरपीसी की धारा 106 के तहत 35 वाहन भी जब्त हुए। ये कार्रवाई अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए की गई, जिसमें पुलिस ने 193 लोगों को गिरफ्तार किया और 767 लोगों को हिरासत में लिया। इस अभियान में पुलिस ने कई कानूनों के तहत कार्रवाई की। 23 एफआईआर आर्म्स एक्ट, 79 आबकारी अधिनियम,
25 NDPS एक्ट और 85 अन्य कानूनों के तहत दर्ज हुई। इन कार्रवाइयों से अपराधियों में डर का माहौल बना। अभियान के दौरान कई बड़ी जब्तियां हुई। उदयपुर में एक मिनी ट्रक से 700 किलो चांदी के गहने पकड़े गए, जो अहमदाबाद से जयपुर ले जाए जा रहे थे। जीएसटी और आयकर विभाग को तुरंत सूचना दी गई। सीकर में 35 लाख रुपए नकद और 13 वाहन, झुंझुनू में 19.49 लाख रुपए नकद, पाली में 12.95 ग्राम एमडी ड्रग्स और 6.3 लीटर देशी शराब, और प्रतापगढ़ में 2 देशी पिस्तौल जब्त किए गए। अलवर में 140 वाहन, कोटा ग्रामीण में 106 गिरफ्तारियां और बीकानेर में 560 चालान दर्ज हुए। अतिरिक्त महानिदेशक विशाल बंसल ने पुलिस कर्मियों की तारीफ की और कहा कि ये अभियान अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति को दर्शाता है। उन्होंने भविष्य में भी ऐसे अभियान जारी रखने का वादा किया ताकि लोग सुरक्षित महसूस करें। राजस्थान में जैसलमेर के बासनपीर गांव में रियासतकालीन वीरों रामचंद्र जी सोढ़ा और हदूद जी पालीवाल की याद में बन रही छतरियों को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। ये मामला अब सामाजिक तनाव से आगे बढ़कर राजनीतिक रंग ले चुका है, जिसमें निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी और कांग्रेस नेता हरीश चौधरी एक दूसरे पर तीखे हमले कर रहे हैं। वहीं अब भाटी ने चौधरी पर राजनीतिक रोटियां सेकने और अल्पसंख्यक समुदाय की लीडरशिप को खत्म करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इस मामले में कुछ लोग सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बासनपीर गांव में छतरी निर्माण को लेकर कुछ लोगों के बीच तनाव पैदा हुआ। इस दौरान पथराव की घटना ने मामले को और गंभीर कर दिया। जिला प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए धारा 163 लागू कर दी है। इस घटना ने स्थानीय लोगों के बीच तनाव बढ़ा दिया और अब यह राजनीतिक मंच पर चर्चा का केंद्र बन गया है। शिव विधानसभा से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने बासनपीर मामले में कांग्रेस नेता और बायतू विधायक हरीश चौधरी पर जमकर निशाना साधा। भाटी ने हरीश चौधरी का बिना नाम लिए हुए कहा कि वो अल्पसंख्यक के भोले लोगों का यूज कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, मैं अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि आप अपने असली दुश्मन को पहचानो। कौन आपके साथ कुठाराघात कर रहा है, कौन आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप को खत्म कर रहा है, इस पर विचार करें। साथ ही उन्होंने कहा कि बाड़मेर जैसलमेर में सदियों से प्रेम और भाईचारा रहा है और आगे भी बना रहे। वहीं दूसरी ओर हरीश चौधरी ने इस मामले में बीजेपी पर सामाजिक सौहार्द को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया। उन्होंने थार की आपसी एकता और भाईचारे को बनाए रखने के लिए 19 जुलाई को बासनपीर में गांधी रामधुन और सर्वधर्म प्रार्थना सभा आयोजित करने की घोषणा की है। चौधरी ने लोगों से इस सभा में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने का आह्वान किया है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि ये आयोजन शांति और एकता का संदेश देगा। विवाद के बाद बीजेपी नेताओं ने छतरी निर्माण के समर्थन में बासनपीर पहुंचकर प्रदर्शन किया। हजारों की संख्या में लोग इस आह्वान पर जुटे। अगले दिन रविंद्र सिंह भाटी भी अपने समर्थकों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और धरने पर बैठे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी नेताओं का साथ दिया। इस घटनाक्रम ने क्षेत्र में सियासी माहौल को और गर्म कर दिया। राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC में ग्रेड फर्स्ट पद पर कार्यरत महिला अधिकारी को SOG ने गिरफ्तार किया है। महिला अधिकारी ने 2018 में हुई परीक्षा में ब्लूटूथ डिवाइस के जरिए नकल की थी और आज वो सरकारी पद पर कार्यरत थी। जांच में सामने आया कि सरोज नामक महिला ने 2018 में ग्रेड द्वितीय की परीक्षा में ब्लूटूथ से नकल की थी, जिससे वो परीक्षा पास कर सरकारी नौकरी में आ गई और बाद में प्रमोशन पाकर ग्रेड फर्स्ट अधिकारी बन गई। जब आयोग को इस घोटाले की गुप्त सूचना मिली तो उन्होंने तुरंत SOG को सूचित किया। इसके बाद SOG की टीम ने सरोज से पूछताछ शुरू कर दी। आयोग सचिव रामनिवास मेहता के अनुसार बीकानेर जिले की नोखा तहसील के कुचौर अगुणी गांव की रहने वाली सरोज विश्नोई को गिरफ्तार किया गया है। सरोज ने साल 2018 में LDC की परीक्षा में भी इसी तरह ब्लूटूथ से नकल की थी। पूछताछ में सामने आया कि सरोज ने नकल कराने के लिए
पौरव कालेर नामक व्यक्ति से संपर्क किया था। पौरव ने अपने साथियों दिनेश सिंह और राजू मैट्रिक्स के जरिए नरेश दान से पेपर हल करवाया और फिर ब्लूटूथ डिवाइस के जरिए सरोज को परीक्षा में सारे उत्तर बताए। एसओजी की जांच में खुलासा हुआ कि सरोज ने इस पूरे नकल गिरोह को भारी रकम दी थी। इसी नकल के दम पर उसने न सिर्फ नौकरी हासिल की बल्कि सरकारी व्यवस्था की शुचिता को भी नुकसान पहुंचाया। एसओजी ने उसे आरपीएससी कार्यालय से गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। आयोग सचिव ने बताया कि एसओजी अब ये पता लगाने में जुटी है कि इस रैकेट में और कौन कौन शामिल है। साथ ही ये भी जांच की जा रही है कि क्या पौरव कालेर ने और परीक्षार्थियों को भी इसी तरह से नकल करवाई थी। राजस्थान सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक शानदार योजना शुरू की है। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2025 के तहत 56,000 बुजुर्गों को मुफ्त तीर्थ यात्रा करवाने का ऐलान किया गया है। शुक्रवार से इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो रहे हैं। इस बार यात्रा में धार्मिक स्थलों के साथ साथ वाघा बॉर्डर जैसे राष्ट्रीय महत्व के स्थान भी शामिल किए गए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में इस योजना को और व्यापक बनाया गया है। देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने बताया कि इस बार 50,000 वरिष्ठ नागरिकों को आरामदायक ऐसी ट्रेनों से और 6,000 को हवाई मार्ग से तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी। पहले ये संख्या केवल 35,000 थी। अब ज्यादा बुजुर्ग इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। आवेदन की अंतिम तारीख 10 अगस्त 2025 है। इस बार यात्रा को खास बनाने के लिए 11 विशेष कोच तैयार किए गए हैं जो राजस्थानी संस्कृति की झलक दिखाएंगे। ये कोच न केवल आरामदायक होंगे बल्कि बुजुर्गों को अपनी सांस्कृतिक विरासत से भी जोड़ेंगे। सभी ट्रेनें ढेहर के बालाजी स्टेशन से रवाना होंगी। वही पहली बार इस योजना में धार्मिक स्थलों के साथ वाघा बॉर्डर जैसे राष्ट्रीय महत्व के स्थान शामिल किए गए हैं। ये कदम बुजुर्गों में राष्ट्रभक्ति और ऐतिहासिक समझ को बढ़ाने के लिए उठाया गया है। पहले ये योजना केवल मंदिरों तक सीमित थी, लेकिन अब ये तीर्थ और देशभक्ति का अनोखा मेल है। 60 साल से ज्यादा उम्र के राजस्थान के वे निवासी जो इनकम टैक्स नहीं भरते, इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन देवस्थान विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन किए जा सकते हैं। देवस्थान विभाग ने आवेदन के लिए अपना पोर्टल शुरू कर दिया है। इच्छुक बुजुर्ग विभाग की वेबसाइट पर जाकर आसानी से आवेदन कर सकते हैं। ये योजना बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा का सुनहरा अवसर है। ये योजना न केवल धार्मिक यात्रा का मौका देगी बल्कि बुजुर्गों को देश की समृद्ध विरासत और गौरव से भी जोड़ेगी। राजस्थान एसआई पेपर लीक मामले में हाई कोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही है। हाल ही में हुई सुनवाई में राजस्थान हाई कोर्ट ने एसओजी के भूमिका पर सवाल खड़े किए थे, जिसमें कहा था कि पहले एसओजी ये कह रही थी कि वो भर्ती में सही गलत की पहचान नहीं कर सकती, लेकिन अब वही एजेंसी कह रही है कि वो दोषियों को छान सकती है। वहीं 14 जुलाई को हुई सुनवाई में भी एसओजी पर सवाल करते हुए पूछा कि क्या एसओजी ने सरकार की मंजूरी के बिना ही सी भर्ती रद्द करने की सिफारिश की गई है। दरअसल वरिष्ठ अधिवक्ता के शर्मा ने कोर्ट दलील में बताया था कि 19 मार्च 2024 को एसओजी ने ट्रेनी सब इंस्पेक्टर्स का अचानक टेस्ट लिया, जिसमें केवल 50 अभ्यर्थी ही असफल हुए। शर्मा ने सवाल उठाया कि जब इतने कम लोग फेल हुए तो पूरी भर्ती को रद्द करना उचित नहीं है। एसआई भर्ती मामले में 17 जुलाई को हाई कोर्ट में सुनवाई की गई। जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ में ये सुनवाई की गई। गुरुवार को सुनवाई के दौरान आरपीएससी की ओर से वकील मिर्जा फैजल बेग ने अपना पक्ष रखा, जिसमें कोर्ट के सवालों पर भर्ती प्रक्रिया और सदस्यों की नियुक्ति की जानकारी दी। वही कोर्ट में पेपर देने को लेकर पेपर की प्रिंटिंग पर सख्ती से पूछा कि पेपर सरकारी या निजी प्रेस में छपवाया गया। इस पर आरपीएससी ने जवाब देते हुए बताया कि निजी प्रेस में इसे छपवाया गया। साथ ही कहा कि ये प्रिंटिंग विश्वसनीय और रेप्यूटेड है। 17 जुलाई की सुनवाई में सरकार की ओर से कोर्ट में एसआई पेपर लीक मामले की मीडिया रिपोर्टिंग को लेकर आपत्ति जताई। इसके साथ ही कोर्ट से मीडिया रिपोर्ट पर रोक लगाने की मांग भी की गई। हालांकि
कोर्ट ने सरकार की इस मांग पर इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि ये पूरा मामला जनहित से जुड़ा है, ऐसे में मीडिया पर रोक नहीं लगाया जा सकता है। राजस्थान के कोटा में मानसून अब राहत के बजाय आफत बन गया है। भारी बारिश से शहर और ग्रामीण इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। जल भराव ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। इस बीच लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर राहत और बचाव कार्यों को तेज करने के निर्देश दिए। मगंज मंडी के खैराबाद क्षेत्र में बाढ़ की गंभीर स्थिति को देखते हुए ओम बिरला ट्रैक्टर पर सवार होकर प्रभावित इलाकों में पहुंचे। उन्होंने हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी और आसपास की बस्तियों का जायजा लिया। बिरला ने वहां मौजूद लोगों से बात की और उनकी समस्याएं सुनी। खैराबाद में नाले के ओवरफ्लो होने से हुए जल भराव ने कई घरों को नुकसान पहुंचाया है। बिरला ने प्रशासन को तुरंत जल निकासी की व्यवस्था बेहतर करने और प्रभावित लोगों तक राहत पहुंचाने के सख्त निर्देश दिए। लोकसभा स्पीकर कोटा में जन सुनवाई कर रहे थे, तभी उन्हें रामगंज मंडी में बाढ़ की खबर मिली। उन्होंने तुरंत जन सुनवाई छोड़ी और ट्रेन से रामगंज मंडी के लिए रवाना हो गए। रेलवे स्टेशन से वो सीधे मारवाड़ चौराहा पहुंचे, जहां नाले के ओवरफ्लो की स्थिति का जायजा लिया। बिरला ने अधिकारियों को जलभराव की समस्या से निपटने के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार करने को कहा। बाढ़ से निपटने के लिए एसडीआरएफ की टीमें तैनात की गई है। कनवास क्षेत्र में पानी में डूबे एक युवक का शव एसडीआरएफ ने बरामद किया। राहत और बचाव कार्यों को और तेज करने के लिए प्रशासन ने अतिरिक्त संसाधन जुटाए हैं। ओम बिरला ने कहा कि बाढ़ प्रभावित लोगों की हर संभव मदद की जाएगी। उन्होंने प्रशासन को निर्देश दिए कि राहत कार्यों में कोई कोताही न बरती जाए। राजस्थान सरकार ने राज्य के तीनों विद्युत वितरण निगमों में तकनीशियन आईटीआई के 1947 नवीन पदों के सृजन और उन्हें भरने की स्वीकृति प्रदान की है, जिसके अनुसरण में राज्य के विद्युत निगमों में तकनीशियन आईटीआई के 216 पदों की प्रक्रियाधीन भर्ती में 1947 नए पदों को सम्मिलित करते हुए अब कुल 2163 पदों पर भर्ती के लिए राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम द्वारा संशोधित विज्ञप्ति जारी की गई है। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। युवाओं को रोजगार के और अधिक अवसर प्रदान करने के साथ ही विद्युत निगमों के सुदृढ़ीकरण की दिशा में आगे बढ़ते हुए तीनों वितरण निगमों में तकनीशियन की सीधी भर्ती के पदों में वृद्धि की गई है। वर्तमान में 216 पदों पर प्रक्रियाधीन भर्ती प्रक्रिया में ही 1947 पदों की वृद्धि भी सम्मिलित किया गया है, जिससे कुल रिक्तियों की संख्या 10 गुना बढ़कर अब 2163 हो गई है। इसमें जयपुर डिस्कॉम की रिक्तियां 66 से बढ़कर 603 हो गई है। इसके साथ ही अब अजमेर डिस्कॉम में 498 एवं जोधपुर डिस्कॉम में 912 पदों पर भी भर्तियां की जावेगी, जबकि पूर्व में इन दो डिस्कॉम की कोई भी रिक्ति विज्ञापित नहीं की गई थी। उत्पादन निगम में पूर्व की भर्ती 150 पदों पर भर्तियां की जाएगी। हीरालाल नागर ने बताया कि विद्युत निगमों में तकनीशियन आईटीआई के इन कुल 2163 पदों पर सीधी भर्ती के लिए संशोधित विज्ञप्ति जारी कर इच्छुक अभ्यर्थियों से ऑनलाइन माध्यम से आवेदन भरने की प्रक्रिया अगस्त 2025 में प्रारंभ की जाएगी। टीएसपी क्षेत्र के अभ्यर्थियों के साथ ही आरक्षित एवं अनारक्षित वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने पूर्व में आवेदन नहीं किया था अथवा फीस जमा नहीं कराई थी, वे भी अब इस अवसर का लाभ उठाकर नया आवेदन कर सकेंगे। तथापि ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने पूर्व में सफलतापूर्वक आवेदन कर दिया था को पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन उनको निगमों की वरीयता में परिवर्तन का विकल्प दिया जाएगा। बता दें, विद्युत निगमों में 487 पदों पर शुरू की गई भर्ती प्रक्रिया में अभियंता संवर्ग के 271 पदों की भर्ती प्रक्रिया में आवेदन प्राप्त होने के पश्चात मात्र 3 माह के अल्प समय में ही ऑनलाइन प्रतियोगी परीक्षाओं के सफलतापूर्वक आयोजन के बाद परीक्षा परिणाम की घोषणा कर दस्तावेजों के सत्यापन और काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी की गई एवं नियुक्ति आदेश भी जारी किए जा चुके हैं। राजस्थान के अजमेर शहर में शुक्रवार सुबह से हो रही
मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया है। शहर के विभिन्न इलाकों में जलभराव, वाटर लॉगिंग और तेज बहाव ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। कई स्थानों पर सड़कें तालाब में तब्दील हो गई है, जिससे आमजन को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के चलते वैशाली नगर स्थित अलकनंदा कॉलोनी में सरकारी नल की सुरक्षा दीवार पानी के दबाव से ढह गई। हादसे के वक्त एक महिला सड़क पार कर रही थी, लेकिन स्थानीय लोगों ने समय रहते उन्हें आवाज देकर बाहर निकलने में मदद की दीवार गिरते ही पानी का बहाव और तेज हो गया, जिससे आसपास के क्षेत्र में भी पानी भर गया। वहीं दरगाह क्षेत्र के नल बाजार और दरगाह बाजार में बारिश का पानी नालियों से ओवरफ्लो होकर सड़कों पर बहने लगा। पानी का बहाव इतना तेज था कि वो अपने साथ एक ठेले और बाइक को बहा ले गया। कुछ लोगों को पानी में गिरते और बहते हुए स्थानीय लोगों ने बचाया। कुछ स्थानों पर दुकानें और घरों में भी पानी घुसने की जानकारी सामने आई है। जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार भारी बारिश की संभावना को देखते हुए अजमेर जिले के सभी राजकीय और गैर राजकीय विद्यालयों में विद्यार्थियों के लिए अवकाश घोषित किया गया है। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि सभी सीबीईओ, डीईओ, पीओ व यूसीईओ के माध्यम से ये सूचना स्कूलों तक तत्काल पहुंचाई जाए। कलेक्टर ने कहा है कि यदि कोई विद्यार्थी फिर भी स्कूल आ जाए तो उसे तुरंत सुरक्षित वापस भेजने की व्यवस्था की जाए। बारिश के कारण अजमेर के झाड़ेश्वर महादेव मंदिर की पहाड़ियों पर झरने फूट पड़े, जहां श्रद्धालुओं ने बारिश का लुत्फ उठाया। बारिश और झरनों की खूबसूरती देखने के लिए लोग पहाड़ियों की ओर पहुंचे और वहां स्नान भी किया। ऐसे हालातों में प्रशासन व नगर निगम की टीमें जल भराव वाले क्षेत्रों में राहत कार्यों में जुटी हुई है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है, जिसके मद्देनजर प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। राजस्थान के झालावाड़ जिले में वन विभाग के कर्मचारियों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। पिछले 2 महीनों में वन कर्मियों पर यह तीसरा बड़ा हमला हुआ है। गुरुवार को अकलेरा रेंज के आमेठा वन क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने पहुंची वन विभाग की टीम पर 30 से 35 लोगों ने हमला कर दिया, जिसमें हमलावरों ने पथराव किया, सरकारी वाहनों को तोड़ा और कर्मचारियों को दौड़ाया। इस घटना में क्षेत्रीय वन अधिकारी विक्रम सिंह सहित 7 वन कर्मी घायल हो गए। सभी को प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। अकलेरा रेंज के रेंजर राजेंद्र मीणा ने बताया कि आमेठा क्षेत्र में वन भूमि पर अवैध कब्जे की शिकायत मिली थी। इस सूचना पर अकलेरा और झालावाड़ की संयुक्त गश्ती टीम जेसीबी के साथ मौके पर पहुंची। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू होते ही स्थानीय लोगों ने विरोध शुरू कर दिया। विरोध बढ़ते ही भीड़ ने पथराव शुरू कर दिया, जिसमें महिलाएं भी शामिल थी। हमलावरों ने सरकारी वाहनों को निशाना बनाया और कर्मचारियों को खदेड़ा। वन कर्मियों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। अकलेरा थाना प्रभारी भूपेश शर्मा ने बताया कि वन विभाग की शिकायत पर 8 से 10 नामजद और 20 से 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आरोपियों पर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, राजकाज में बाधा डालने और हमला करने के आरोप लगाए गए हैं। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है। झालावाड़ में वन कर्मियों पर हमले की घटनाएं थम नहीं रही हैं। पिछले 2 महीनों में ये तीसरी बड़ी घटना है। इससे पहले देवरी घटा के पास अवैध खनन रोकने गए वन कर्मियों पर 2 बार हमला हो चुका है। इन हमलों ने वन विभाग की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोग अवैध खनन और अतिक्रमण रोकने की कार्रवाई से नाराज हैं, जिसके चलते वन कर्मी बार बार निशाना बन रहे हैं।